सुप्रभात बच्चों, आपका दिन शुभ हो। आइए बच्चों, आज का जो हमारा वीडियोज है वह 7th वर्ग का बनाया गया है। तो 7th वर्ग का इतिहास के विषय का दूसरा अध्याय, नए राज्य एवं राजाओं का उदय। तो बच्चों, पिछले वीडियोज में भी हम लोग इस अध्याय पर चर्चाएं कर चुके हैं। इसके पहले भी हम लोग जो है आप लोगों से बहुत प्रकार के प्रश्नों को भी जो है बताया है, उसका आंसर भी आप लोगों ने लिख के हमारे पास भेज रहे हैं। तो बच्चों, आप लोगों से हमारी आशाएं और उम्मीदें जो है बंधी हुई हैं और आप लोग जो है हमारे प्रश्नों को अच्छे जवाब दे रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा लगता है। और आप लोग जो है जब स्कूल खुलेगा, स्कूल के प्रबंधन के माध्यम से आप लोगों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। तो बच्चों, आप लोग जो है हमारे प्रश्नों को निरंतर रूप से भेजते रहें। और जो है प्रश्न आप लोग से मैं आज भी आप लोग से पूछा है, उससे प्रश्नों में से कि मान लीजिए कि हमने कल भी आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था कि कौन से किताब का कौन से लोगों ने जो है इसकी रचना की है, लिखा है। जैसे अमोध वर्ष कविराज मार्ग के द्वारा लिखा गया है। कविराज मार्ग के द्वारा अभी कल भी हम बताए हुए थे, कविराज मार्ग ऐसे लिखाता है। तो अमोध वर्ष जो किताब है बच्चों, वह कविराज मार्ग के द्वारा लिखा गया है। और प्रश्न है धर्मपाल। धर्मपाल क्या पाल वंश के स्थापना किए थे? नहीं, धर्मपाल उस वंश के थे, लेकिन जो है वह उन्होंने धर्मपाल के द्वारा पाल वंश की स्थापना नहीं की गई थी। इसकी चर्चाएं भी हम पिछले वीडियो में आप लोगों से कर चुके हैं। एक और प्रश्न है, मान लीजिए कि राष्ट्रकूट जो है क्या उत्तर भारत के थे? नहीं, राष्ट्रकूट जो है महाराष्ट्र के थे। और जो है दक्षिण भारत में, जैसे आप लोग जानते हैं कि भारत में दक्षिण भारत में महाराष्ट्र पड़ता है, तो वह राष्ट्रकूट जो है दक्षिण भारत के थे। चलते हैं बच्चों अगले पॉइंट की तरफ। आज का हमारा जो पॉइंट है वह है त्रिकोणात्मक संघर्ष। तो बच्चों, त्रिकोणात्मक संघर्ष के बारे में चर्चाएं थोड़ा सा करेंगे। उत्तर भारत में कन्नौज पर अधिकार करने के लिए पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट शासकों ने संघर्ष आरंभ किया। ठीक ना, एक बार और इसको रिपीट करेंगे कि उत्तर भारत में कन्नौज पर अधिकार करने के लिए पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट शासकों ने संघर्ष आरंभ हुआ। यह संघर्ष एक लंबी अवधि तक चला। कन्नौज पर अधिकार कर वे संपूर्ण उत्तर भारत के स्वामी बनना चाहते थे। प्रथम संघर्ष में प्रतिहार शासक वत्सराज सफल हुआ, दूसरी बार पाल शासक धर्मपाल को सफलता मिली और तीसरी बार नागभट्ट विजयी हुआ। चौथी बार राष्ट्रकूट राजा गोविंद तृतीय को सफलता मिली। इस प्रकार कन्नौज पर अधिकार करने के लिए प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट शासकों में संघर्ष हुआ। इसे त्रिकोणात्मक संघर्ष कहते हैं, अर्थात तीनों ओर से जो संघर्ष होता है उसी को त्रिकोणात्मक संघर्ष कहा जाता है। तो आप लोग देख रहे हैं कि बार बार जो है अलग अलग राजाओं के द्वारा भारत पर अपने अधिकार का स्थापित करने के लिए प्रयास किए गए हैं और अलग अलग प्रयासों में अलग अलग राजाओं के द्वारा अपने जो है अपना शासन स्थापित करने में सफलता प्राप्त हुई है, जिसे को त्रिकोणात्मक शासन संघर्ष कहा जाता है। आइए बच्चों, आज जो है आप चलते हैं सारांश पर। किताब का सारांश क्या कह रहा है? तो सारांश क्या कह रहा है उस पर जो है विचार करते हैं कि सारांश किताब क्या कह रहा है। गुप्त शासन की समाप्ति के बाद भारत की राजनीतिक एकता भिन्न भिन्न हो गई थी। हर्षवर्धन ने राजनीतिक एकता स्थापित करने का प्रयास किया था, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद ही राजनीतिक विखंडन की प्रक्रिया आरंभ हो गई थी। इसी युग में कन्नौज पर अधिकार के लिए पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट शासकों के बीच संघर्ष भी आरंभ हुआ, जिसे त्रिकोणात्मक संघर्ष कहते हैं। पाल वंश का पहला राजा गोपाला था। पाल शासकों ने शिक्षा एवं कला के विकास में महत्वपूर्ण योगदान किया था। नागभट्ट प्रथम, वत्सराज, वाणभट्ट, नागभट्ट द्वितीय और मिहिर भोज प्रतिहार वंश के प्रमुख शासक थे। राष्ट्रकूट वंश में भी अनेक महत्वपूर्ण शासक हुए। दंती दुर्ग, अमोध वर्ष जैसे प्रतापी राजा इस वंश में हुए। सभ्यता संस्कृति के विकास में राष्ट्रकूटों की देन महत्वपूर्ण है। तो बच्चों, आप लोग जो है
इस तरह से इस पाठ को घर पे त्रिकोणात्मक संघर्ष के बारे में इस टॉपिक निकालेंगे और निश्चित रूप से उसे पढ़ेंगे और समझने का प्रयास भी करेंगे। और जो है जो भी प्रश्न आप लोगों को बच्चों हमने दिया है उसका जवाब भी इसी वीडियो में छिपा हुआ है। आप लोग जो है इसे देखेंगे और देखकर हमारे प्रश्नों का जवाब भी देंगे। अगले वीडियो में अगले टॉपिक पर पुनः हम लोग मिलेंगे और चर्चाएं करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।